सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी सभी नवी के छात्रों को नमस्कार। आज जो है गणित का भाग दो में जो पेपर आएगा अपने को प्रथम सत्र द्वितीय सत्र दोनों मिला के 200 नंबर का पेपर आएगा, मतलब टोटल मार्क्स आएंगे। उसमें से अपने को 100 में से लास्ट में मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए जो रचना है पेपर की तो नवी कक्षा गणित विषय के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम सत्र परीक्षा 100 अंक और द्वितीय सत्र की 100 अंक, ऐसे कुल कितने हैं 200 अंक। उसमें से 100 अंकों में रूपांतरित करके अपने को वार्षिक परीक्षा का परिणाम दिया जाता है। प्रत्येक सत्र के लिए 100 अंक का विभाजन निम्नलिखित होता है। गणित भाग 1 40 अंक का लिखित और गणित भाग 2 40 अंक का लिखित होता है। ऐसे कुल 80 अंक और 20 अंक जो है वह अंतर्गत मूल्यमापन होता है। ऐसे दो कुल मिला के 100 अंक होता है प्रथम सत्र में। और द्वितीय सत्र में भी देखो गणित भाग 1 40 अंक लिखित होता है, गणित भाग 2 में भी 40 अंक लिखित होता है। ऐसे दोनों मिला के कुल 80 अंक और 20 अंक जो है वो अंतर्गत मूल्यमापन होता है। तो ऐसे कुल मिला के 100 अंक का होता है कुल अंक। पहला सत्र कुल 100 नंबर और दूसरा सत्र 100 अंक, दोनों मिला के 200 अंक और लास्ट का जो अपने को परिणाम मिलता है वो 100 अंक में से मिलता है। अंतर्गत मूल्यमापन किस प्रकार होता है? भाग 1 तथा भाग 2 प्रत्येक सत्र के लिए भाग 1 तथा भाग 2 को मिलाकर जो घटक परीक्षा ली जाती है उस घटक परीक्षा 40 अंक होते हैं, 20-20 नंबर के दो। तो 40 में 40 का रूपांतर 10 में करने का और प्रायोगिक परीक्षा जो है उसके 5 अंक भाग 1 में और भाग 2 में 5 अंक, मतलब 10 और 10 20 नंबर का आंतरिक मूल्यमापन होता है। तो इस तरह से ये जो अंक मिलते हैं अपने को, कभी कभी गृहपाठ भी दिए जाते हैं। गृहपाठ के आधारित जो है उस पर भी अपन 10 अंक ले सकते हैं। समझो प्रथम सत्र में अपन 10 अंक गृहपाठ के लिए, तो दूसरे सत्र में अपन घटक भी ले सकते हैं। तो इस आधार से ये 20 अंक और ये 80 अंक लिखित जो परीक्षा होती है उसके भी 80 अंक, 80 और 20 कुल मिला के 100 अंक प्राप्त होते हैं। तो 100 में से अपने को 100 प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र 100, ऐसे कुल मिला के 200 में से अंक प्राप्त होते हैं और उसे 2 से भाग दिया तो 100 में से अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से लास्ट का जो परिणाम होता है वार्षिक परिणाम वो अपने को 100 में से मिलता है। तभी पहला जो प्रकरण है भूमिति का मूलभूत संबोध। भूमिति के जो मूलभूत संबोध है क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं? ये जो चित्र दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसे क्या कहते हैं? पिरामिड का चित्र है। किसका? पिरामिड। इजिप्ट के जो पिरामिड है उसका चित्र है। ईस्वी सन पूर्व 3000 वर्ष में इतना विशाल निर्माण लोगों ने कैसे किया होगा? 3000 वर्ष पूर्व में जो पिरामिड बनाए गए थे इजिप्ट में, तो उस समय वो पिरामिड किस तरह बनाया गया होगा ये अपने को इसमें ध्यान में लेना है। वास्तु विज्ञान और भूमिति के क्षेत्र में विकास हुए बिना ऐसी रचना नहीं की जा सकती है। मतलब विकास के बिना ये रचना नहीं की जा सकती। मतलब 3000 वर्ष पूर्व भी ये पिरामिड बनाने के लिए कुछ ना कुछ विकास हुआ होगा और उसके आधार से ये जो भूमिति का नाम, इसी विषय का उद्गम जो है इसी पिरामिड से आता है। भू अर्थात भूमि और मिति अर्थात मापन, मतलब भूमापन। भूमापन इसका अर्थ होता है भूमिति। भूमापन करने के लिए कौन कौन से आकृतियों का उपयोग किया जाता है, कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है, इस आधार पर भूमि जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय की निर्मित हुई होगी। ये जो भूमापन शास्त्र जो है, ये जो निर्माण हुआ है इसी के कारण भूमिति का निर्माण हुआ है। और कई देशों में भूमिति का विकास
विविध कालखंडों में विविध निर्माणों के लिए हुआ, ऐसा कहा जाता है कि थेल्स नामक आद्य ग्रीक जो गणितज्ञ था, जब इजिप्ट गए तब उन्होंने पिरामिड की छाया का मापन कर एवं समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म का उपयोग करके पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी। ऐसा कहा जाता है कि पाइथागोरस थेल्स का विद्यार्थी था। जो अपन पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस का गुणधर्म अभी देखते हैं अपन 9वीं 10वीं में, वो किसका चेला था? वो थेल्स का विद्यार्थी था। प्राचीन भारतीयों को भी भूमिति का समग्र ज्ञान था। प्राचीन जो भारतीय थे उसमें उसी को भी भूमिति का बहुत सारा ज्ञान था। वैदिक काल में भारत के लोग यज्ञ कुंड का निर्माण करने के लिए भूमिति गुणधर्मों का उपयोग करते थे। यज्ञ कुंड जो होता है उसका निर्माण करने के लिए भी भूमिति का उपयोग होता है। और रस्सी की सहायता से मापन कैसे करें तथा विविध आकार कैसे बनाए, इनका उल्लेख शूल सूत्र से मिलता है। मतलब अलग अलग जो मापन करते हैं रस्सी की सहायता से करते थे वो पहले, जब भी इतना ज्ञान नहीं था, स्केल नहीं थी या कोई मापन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे, उसमें रस्सी भी उपयोग करते थे। तो बाद के कालखंड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन इसका भूमिति में अपना जो योगदान दिया हुआ है वो कौन कौन है? आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य है। ये जो गणितज्ञ है इन सभी ने अपने जो योगदान दिया है इस विषय के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भूमिति के मूलभूत संबंध कौन कौन से है? बिंदु है, रेखा और प्रतल, ये मूलभूत संबंध है। शुरुआत ही अपनी भूमिति की बिंदु से हुए है, उसके बाद रेखा और बाद में प्रतल। जिस प्रकार हम संख्या का परिभाषित, जैसा संख्या 19, 20, 50 जो भी संख्या होती है उनकी कोई परिभाषा नहीं होती। 19 को 19 ही कहते हैं अपन, क्यों कहते हैं ये नहीं मालूम, पर गिनती करते समय अपन 19 को 19 ही कहते हैं। इसी प्रकार बिंदु को बिंदु ही कहते हैं, रेखा को रेखा ही कहते हैं और प्रतल को प्रतल ही कहते हैं। उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि बिंदु क्यों कहते हैं या प्रतल क्यों कहते हैं या रेखा क्यों कहते हैं। तो इसलिए इन तीनों की परिभाषा नहीं की जा सकती। परंतु आकृति में अपन दिखाया गया है, देखो बिंदु, ये जो नोक है इस आकृति का, ये क्या है? बिंदु है। इधर बॉक्स का भी एक जो कॉर्नर होता है, यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जैसा माचिस लिया अपन, माचिस का जो डिब्बा होता है उसका भी कितने कॉर्नर होते हैं? लगभग 12 कॉर्नर होते हैं। कितने? 12। तो उसमें यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है एक ग्लास का, 1 2 3 4 ऐसे जो है, ये क्या है? सब बिंदु है, क्योंकि जिसको अपन शीर्ष बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु। ये जो आकृति इसमें भी देखो एक बिंदु दिखाया गया है। और बिंदु किसे कहते हैं? मतलब एक दिया गया जो पॉइंट है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? अपन बिंदु कहते हैं। रेखा, अभी रेखा ये आकृति में देखो, ये भी क्या है? ये भी ये दोनों बिंदु है, पर उस कौन सी रेखा पर है वो दोनों बिंदु? एल रेखा पर। मतलब ये भी कह सकते हैं अपन कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। ये दूसरी आकृति देखो, इसमें देखो ये बीच में जो है जोड़ा गया है, ये क्या है? एक रेखा है और ये बाण द्वारा दिखाया गया है। इधर भी आकृति में देखो, ये जो सीधा है वो एक रेखा है। ये आकृति में देखो, ये जो एक टेबल जैसा दिखता है वो एक रेखा है। ये आकृति में देखो, ये पानी की जो सतह होती है वो रेखा ही होती है, एक सीधा रेखा। जैसा बर्तन में पानी लिया अपन, तो बर्तन में पानी लिया तो उसकी जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं? सतह जो होती है उसको रेखा कहते हैं। इसी प्रकार रेखा जो है अपन अलग अलग दिखा सकते हैं। और रेखा जो है दो बिंदु से गुजरती है, मतलब दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभी प्रतल, प्रतल में देखो, ये जो है अपना ये बोर्ड भी एक प्रतल है, बोर्ड एक प्रतल है, क्योंकि बोर्ड को भी कितनी भुजा है? 4 भुजा दिखाई दे रही है। और
इस प्रतल में कितने बिंदु है? 1 2 3 और 4 बिंदु है। कितने बिंदु है? 4। मतलब प्रतल बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु की आवश्यकता होती है, 1 2 और 3, तो उससे प्रतल बनता है। 2 बिंदु से एक रेखा बनती है, 3 बिंदु से एक प्रतल बनता है, 3 से अधिक बिंदु हुआ तो अलग अलग प्रतल अपन बना सकते हैं। तो बोर्ड भी क्या है? अपना एक प्रतल है। तो इस प्रकार बिंदु, रेखा और प्रतल, ये तीनों में अंतर समझ में आया होगा तुम्हें कि बिंदु किसे कहते, रेखा किसे कहते और प्रतल किसे कहते, ये समझ में आया होगा। तो अभी आगे जाते हैं अपन। बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। अभी ये जो आकृति दी गई है एक संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर बीच में जो है मध्य में क्या है? 0 है, जिसको अपन O अक्षर द्वारा दिखाया गया है। उसके बाद दाया पक्ष में क्या है? धन संख्या है, और बाया पक्ष में क्या है? ऋण संख्या है। और ये जो धन संख्या और ऋण संख्या जो दिखाई दी गई है, उसके ऊपर देखो -5 के ऊपर ये दिखाया गया है, मतलब बिंदु ए। -3 के ऊपर बी दिखाया गया, मतलब बिंदु बी। -2 के ऊपर सी दिखाया गया है, और 0 के ऊपर ओ दिखाया गया है। मतलब ये ए बी सी डी ई जो बिंदु है, तो उसके निर्देशांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना है? -5 है। कितना है? -5। बी का निर्देशांक -3 है। सी का निर्देशांक -2 है। ओ का निर्देशांक 0 है। डी का निर्देशांक 1 है, और ई का निर्देशांक क्या है? 3 है। उसको निर्देशांक बोलते हैं। आकृति में बिंदु डी ये संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है। डी जो बिंदु है संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है, अर्थात 1 ये बिंदु डी का क्या है? निर्देशांक है। और बिंदु बी ये संख्या रेखा पर क्या दर्शाता है? -3 दर्शाता है। इसलिए बिंदु बी का निर्देशांक कितना है? -3 है। इसी प्रकार ए का निर्देशांक -5 है, ई का निर्देशांक 3 है, डी का निर्देशांक 1 है, ई का निर्देशांक 3 है, डी का निर्देशांक 1 है और ई का 3 है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 1 और 3 में कौन सा? 3 बराबर। ये 3 बड़ा है किससे? 1 से। 3 बड़ा है, तो अंत बिंदु जो ई और डी के बीच की दूरी 3 - 1 जो बड़ा है उसमें से छोटा क्या करते हैं? अपन घटाते हैं। 3 में से घटाए तो कितना आएगा? 2 आएगा। बिंदु ई तथा डी के बीच की दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस ईडी। डिस्टेंस ईडी मतलब ई और डी के बीच की दूरी द्वारा दर्शाते हैं, और यही दूरी, इसको लंबाई ईडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई ईडी। ये जो डी और ई है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2 है। मैं उसके लंबाई भी कहते हैं। लंबाई ईडी बराबर 2। रेग ईडी की लंबाई है, और डिस्टेंस ईडी कितना है? 3 - 1 2 है। और लंबाई ईडी की भी कितनी दूरी है? लंबाई ईडी जो है यहाँ पर जो दिखाया गया 1 और 2 वही लिखा है। मतलब ये डिस्टेंस ईडी भी 2 है और लंबाई ईडी भी 2 है, तो डिस्टेंस ईडी बराबर क्या होगा? लंबाई ईडी, और वो कितना है? 2। इस तरह से अपन प्रत्येक, तुम्हें ए और ई की भी दूरी ज्ञात करना हो, डिस्टेंस ए ई, ए का मान कितना है? -5 है, और ई का मान कितना है? 3 है। ए और ई में कितनी दूरी हो सकती है? ये -5 और 3 में बड़ा कौन सा है? -5 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 है। 3 में से -5 को घटाओ, 3 - -5, तो माइनस हो जाएगा प्लस। 3 और 5 कितना होगा? 8। मतलब ए ई की दूरी कितनी होगी? 8 होगी। देखो अभी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लंबाई ए ई कितनी होगी? 8 होगी। और दूरी कितनी निकाली अपन? 8 ही निकाली। मतलब दोनों कैसे? लंबाई ए ई बोला तो 8 ही आएगा, और डिस्टेंस ए ई बोला तो भी 8 आएगा। अभी मध्यता, ये जो आकृतियां दिखाई दे रही तुम्हें, तीनों आकृतियों का निरीक्षण करो। इस निरीक्षण से तुम्हारे ध्यान में आएगा कि P और R के मध्य में कौन सा बिंदु है? Q बिंदु है। कौन सा? Q। P और Q के मध्य में कौन सा बिंदु है?
आर बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आर बिंदु है। और आर और क्यू के मध्य में कौन सा बिंदु है? पी बिंदु है। मतलब तीनों आकृतियों में अलग अलग है। पहले में क्यू मध्य है, दूसरे में आर मध्य है, तीसरे में पी मध्य है। तो ऐसी तीन संभावनाएं अपने को तीनों बिंदु में। तीनों बिंदु एक रेखीय है। तीनों बिंदु कैसे है? एक रेखीय है, परंतु क्यू, आर और पी ये तीनों आकृतियों में मध्य में अलग अलग है। पहले में क्यू मध्य में, दूसरे में आर मध्य में, तीसरे में पी मध्य में। और वही नीचे लिखा है, देखो बिंदु क्यू ये पी तथा आर के मध्य में है। बिंदु क्यू जो है पी तथा आर के मध्य में है। इसमें बिंदु आर यह पी तथा क्यू के मध्य में है। बिंदु आर जो है पी तथा क्यू के मध्य में है। इसमें बिंदु पी आर और क्यू के मध्य में है, यही लिखा हुआ है। मतलब तीनों संभावनाएं जो है मध्यता की है। और यदि डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, इनका दोनों का योग किया तो कितना आएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर मतलब पी आर, डिस्टेंस पी आर। तो इसलिए क्यू ये बिंदु पी तथा आर के मध्य में है, ऐसा कहा जाता है। ये समान है, इसलिए इन दोनों का पी क्यू प्लस क्यू आर का योगफल बराबर पी आर। इधर किया तो पी आर प्लस आर क्यू बराबर पी क्यू। इसमें आर पी प्लस पी क्यू किया तो आर क्यू। इस तरह से ये तीनों जो आकृतियाँ है ये मध्यता की आकृतियाँ है। और इसीलिए तीनों में ये जो मध्यता जो गुणधर्म है, इसमें कोई भी बिंदु मध्य में हुआ, परंतु वो तीनों बिंदु कैसे होते हैं? एक रेखीय होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। और एक रेखीय होते हैं, इसलिए उसमें अपने को मध्यता जो गुणधर्म है वो दिखा सकते हैं, अलग अलग संभावनाओं से दिखा सकते हैं। अभी प्रश्न संग्रह जो 1.1 है, इसमें एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर अलग अलग निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं। उसमें दाया पक्ष में जो बिंदु है ए बी सी डी ई, और बाया पक्ष में एच जे के पी और क्यू। इधर जो है ये मध्य बिंदु है, मतलब 0 और ओ है उसका नाम। इधर दाया पक्ष में धनात्मक संख्या होती है और बाया पक्ष में ऋणात्मक संख्या होती है। ए का मान, ए का निर्देशांक कितना है? 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। इधर ओ का निर्देशांक कितना है? 0 है, एच का -1 है, जे का -2 है, के का -3 है, पी का -4 है और क्यू का कितना है? -5 है। फिर अपने को पहला पूछा है कि बी का मान ज्ञात करो, डिस्टेंस बी। मैं एक तुम्हें अंदाज समझ में आ जाएगा कि बी से ई तक अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो बी से ई तक यहाँ से 1 2 3 कितना आंसर आना चाहिए? वो 3 आंसर आना चाहिए। मतलब बी की जो लंबाई है वो 3 है। अभी बी का निर्देशांक कितना है? बी का निर्देशांक है 2 और ई का निर्देशांक कितना है? 5। 2 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 5। 5 2 से बड़ा है। क्या करते हैं अपन? बड़े में से छोटे को घटाते हैं। बी बराबर 5 में से 2 को घटाया तो कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 बराबर। अपन लंबाई कितनी निकाली थी? लंबाई 1 2 3। बट बी बराबर भी कितना आया? 3 आया। डिस्टेंस बी भी 3, लंबाई भी 3, मतलब अपना आंसर बराबर है। दूसरा प्रश्न पूछा है अपने को कि डिस्टेंस जे ज्ञात करो। डिस्टेंस जे, अभी जे देखने का, ए देखने का, जे से ए तक गिनने का लंबाई कितनी है? 1 2 3। कितना है वो? 3। वो भी लंबाई 3 है, ये भी पहले लंबाई 3 थी। अपन डिस्टेंस जे का भी देखते हैं। जे का निर्देशांक कितना है? -2। जे का निर्देशांक कितना है? -2। ए का है 1। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? -2 बड़ा है या 1 बड़ा है? कौन सा? 1 बराबर। कारण ऋण संख्या जो होती है वो धन संख्या से छोटी होती है। इसलिए यदि 1 छोटा लग रहा है तुम्हें, परंतु वो धनात्मक है, और -2 ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से क्या होती है? छोटी होती है। इसलिए -2 जो है ये 1 से छोटा है।
डिस्टेंस जे जो है बराबर जो बड़ा है उसमें से छोटे को अपन घटाते हैं, मतलब एक बड़ा है उसमें से माइनस माइनस 2, तो ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये गुना करने में प्लस हो गया तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और इसलिए डिस्टेंस जे बराबर कितना आया, 3 आया। और अपन कितना निकाला था पहले ऐसे ही डायरेक्ट, 1 2 3, लंबाई भी 3, डिस्टेंस जे भी 3, मतलब अपना आंसर बराबर है। इस तरह से अपन तीसरा जो है डिस्टेंस पीसी, अभी चौथा पांचवा छठा ये तुम हल करना है, परंतु मैं तुम्हें एक अंदाज बताता हूँ कि पीसी का आंसर क्या आएगा। अभी पी और सी देखो, पी है -4, सी है 3, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा है -4 बड़ा है क्या 3, तो 3 बड़ा है, कौन सा बड़ा है 3, कारण 3 धनात्मक है और ऋणात्मक क्या है -4 है। मैं उसे पी से सी तक अंतर नापो। अभी देखो यहाँ से पी सी तक जाते 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी है लंबाई, पी से सी तक 7 है, और अपन ये -4 है वो 3 है, तो अपन क्या करते हैं बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 3 में से -4 को घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो अपना आंसर बराबर है। जे देखो अभी जे की दूरी कितनी है, डिस्टेंस जे एक ही है, कितनी है, एक ही है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, जे का निर्देशांक -2, एच का निर्देशांक -1, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है क्या -1, बोलो बोलो कौन सा, -1, कारण ऋण संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, इसलिए -1 छोटी है परंतु वो -2 से बड़ी है। एक तुम्हें छोटा दिखाई दे रहा है पर ऋण संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। -1 बड़ा होता है कि -100, तो -1 बड़ा होता है, इसलिए -2 से -1 बड़ी है, तो -1 में से -2 को घटाओ, मतलब -1 माइनस -2, तो -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटाए तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये एच का मान 1, ये के ओ का मान देखो अभी, के ओ के से तो कितना है 1 2 3, के का निर्देशांक कितना है -3 है, ओ का निर्देशांक 0 है, 0 में से -3 को घटाओ, कारण 0 क्या है -3 से बड़ा है, 0 का मूल्य 0 ही होता है, तो इसलिए वो माइनस भी नहीं होता है प्लस भी नहीं होता है, परंतु धनात्मक दाएं साइड में जैसे जाओगे वही संख्या क्या होता है, मूल्य बढ़ता जाता है। तो -3 पहले बाद में 0 है, इसलिए 0 बड़ा है, 0 में -3 को घटाओ तो 0 माइनस -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। डीओ अपना ओ ई, डिस्टेंस ओ ई, ओ से ई तक देखो अभी 1 2 3 4 5, कितना आएगा आंसर 5, ओ ई का लंबाई ओ ई बराबर 5, ई का मान है 5, ओ का मान है 0, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 5 बड़ा है, 5 में से 0 को घटाओ, 5 - 0 कितना आएगा 5 ही आएगा, इसलिए डिस्टेंस ओ ई भी कितना आएगा 5 आएगा। इस तरह से तुम ये जो दूरी है 1 2 3 और 4 की ज्ञात करो, महीना भी तुम्हें बताया कि कैसे हल करने का, लंबाई निकाल दिया और लंबाई डिस्टेंस तुम निकालो, बहुत ही आसान है और इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में है, और यदि बिंदु एक रेखीय हो तो ऐसा लिखो। जो जानकारी दी गई है अपने को नीचे, वो जानकारी के आधार से एक रेखीय है या नहीं ये बताना है, ये बिंदु एक रेखीय है या नहीं। अभी देखो डिस्टेंस पी आर दिया है 7, डिस्टेंस पी क्यू दिया है 10, डिस्टेंस क्यू आर दिया है 3। अभी ये जो दूरी दी गई है अपने को पूछा है कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में है, ये ज्ञात करना है। अभी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 7, 10 और 3 में बड़ा कौन सा है 10, जो बड़ा है उसके बराबर दोनों अन्य जो छोटे हैं उसका योगफल करो, उस दोनों का छोटों का योगफल करो। डिस्टेंस पी क्यू कितना है 10 है, डिस्टेंस पी आर कितना है 7 है, डिस्टेंस क्यू आर कितना है 3 है, 10 बराबर 7 + 3 10,
तो 7 + 3 कितना होगा 10। दोनों कैसे आए, समान आए, 10 बराबर 10। इसीलिए यहाँ पर बड़ा रेख क्या होगा, पी आर अपना पी क्यू, मतलब पी और क्यू के मध्य में कौन सा बिंदु आएगा, आर बिंदु आएगा। इसलिए बिंदु आर जो है बिंदु पी तथा क्यू के मध्य में है। और तीनों बिंदु कैसे है, एक रेखीय है, समान आया इसीलिए। यदि समान नहीं आया तो एक रेखीय नहीं होगा, यदि समान नहीं आया तो एक रेखीय नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। पहला उदाहरण समझ में आया तुम्हें, यदि समान आया इसलिए वो एक रेखीय है। और दूसरे उदाहरण में देखते हैं अब, डिस्टेंस आर एस कितना है 8 है, एस टी कितना है 6 है, आर टी कितना है 4 है। अभी इसमें बड़ा कौन सा है संख्या, 8, 6 और 4 में कौन सी, 8 बराबर 8 संख्या सब बड़ी है। अभी आर एस के बराबर इन दोनों का योगफल करते हैं। डिस्टेंस आर एस बराबर डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। 8 बराबर इन दोनों का मान कितना है 6 + 4, 6 + 4 कितना होगा 10। 8 और 10 समान है क्या, समान नहीं है। इसलिए समान नहीं है तो ये तीनों बिंदु कैसे है, एक रेखीय नहीं है। क्या है, एक रेखीय नहीं है। इस प्रकार दोनों जो उदाहरण है पहला और दूसरा, इन दोनों में तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि पहले में समान है इसलिए वो एक रेखीय है, और ये समान नहीं है इसलिए एक रेखीय नहीं है। तो यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।